इस प्रोग्राम को आप तक पहुंचाने के लिए हमारे साथ ताउन किया है इसलिए आम साबुन नहीं जो दे 100% बेहतर हिफाजत। माँ माने डेटॉल का धुला। ये वो सीट है जहां लियाकत अली खान भी बैठे, जहां पर जुल्फिकार अली भुट्टो भी बैठे, यहां पर बेनजीर भुट्टो भी बैठी, मोहम्मद खान जुनेजो भी बैठे, मेरे बुजुर्ग ज़फ़र जमाली भी बैठे और नवाज शरीफ आज भी मौजूद है। मैं 45 दिन के लिए हूं, 45 घंटे के लिए हूं। मैं मुल्क का वज़ीर आज़म हूं और मैं काम करने आया हूं, मैं सीट गर्म रखने नहीं आया। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, ये थे शाहिद खाकान अब्बासी साहब जो अब पाकिस्तान के 18वें वज़ीर आज़म मुंतखब हो चुके हैं। गोया ये सिर्फ 45 आज़म मुंतखब हुए हैं, लेकिन प्रोग्राम इनका वसी है। तो हमने नॉन टैक्स पेयर्स के पीछे जाना है। मुश्किल काम नहीं है, जाना पड़ेगा और हमने जाना है। जो लोग टैक्स नहीं देते, अपने लाइफस्टाइल को जस्टिफाई नहीं कर सकते, उनको टैक्स देना पड़ेगा। एग्रीकल्चर जो है इस मुल्क की रीढ़ की हड्डी, हमने इसको मजबूत करना है। हमारी कुछ पॉलिसियां थी, वफाकी हुकूमत तमाम असले के लाइसेंस कैंसिल करके वापस लेगी और लोगों को पैसे देगी। ऑटोमेटिक असला वफाक जारी नहीं करेगा। एक नेशनल करिकुलम की कोशिश करनी चाहिए, नेशनल टेस्टिंग का मैकेनिज्म होना चाहिए, हायर एजुकेशन के स्टैंडर्ड्स को बहुत बेहतर बनाने की जरूरत है। इसी तरह हेल्थ में हुकूमत ने काम किया, हेल्थ कार्ड का निजाम इंप्लीमेंट किया जो जनूबी एशिया का सबसे बड़ा निजाम है। इसको मजीद बढ़ाया जाएगा। लोड शेडिंग नवंबर 1 के बाद इंशाल्लाह नहीं होगी, सिर्फ उन जगहों पे होगी जहां लोग बिल अदा नहीं करते। मोटरवेज का निजाम एक मॉडल एशिया का, ये मोहम्मद नवाज शरीफ की विजन है, इसको हम इंशाल्लाह इंप्लीमेंट करेंगे। रेलवे का निजाम इंशाल्लाह जदीद तरीन रेलवे का निजाम पाकिस्तान को दिया जाएगा। कुछ काम हुआ है, बहुत सा बाकी है, बिलियंस ऑफ डॉलर की इन्वेस्टमेंट है, ये इंशाल्लाह जरूर होगी। का पैकेज है, पीएम साहब ने इसको वादा किया था, उस पैकेज को इंप्लीमेंट किया जाएगा और उससे भी बढ़ाकर कराची के मसाइल को हल किया जाएगा, क्योंकि अगर कराची के नहीं होंगे मुल्क के मसाइल भी हल नहीं होंगे। फाटा में डेवलपमेंट का काम पीछे रहा, इंशाल्लाह उसको हम मुकम्मल करेंगे। ये वादे हैं जो शाहिद खाकान ने किए। नाजरीन, आज मुस्लिम लीग नून के उम्मीदवार शाहिद खाकान अब्बासी को 221 वोट्स मिले। मुस्लिम लीग नून के पलड़े में MQM, जमयत उलमा इस्लाम, फजल रहमान, इजाजुल हक और आज़ाद उम्मीदवारों के वोट भी शामिल थे। शाहिद खाकान अब्बासी के मद्दे मुकाबिल नवीद कमर को 47 वोट पड़े। तहरीक इंसाफ के मुश्तरका उम्मीदवार अवामी मुस्लिम लीग के सरबराह शेख रशीद अहमद को वोट पड़े। हैरत अंगेज तौर पर नाजरीन, अपने ही उम्मीदवार को इमरान खान और जहांगीर तरीन ने वोट नहीं दिया और ना ही वो ईवान के अंदर आए। इनकी कमी मुस्लिम लीग से डाले गए 2 वोट्स ने पूरे कर दिए और जमाते इस्लामी की जानिब से खड़े किए गए साहिबजादा तारिक उल्लाह को सिर्फ 4 वोट्स पड़े। नवीद कमर साहब जो थे, आज वो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के नुमाइंदे थे और उन्होंने हुक्मरान जमात को अपने तर्ज हुक्मरानी के ऊपर थोड़ा सा शर्मिंदा किया। उन्होंने क्या कहा, आइए देखिए। मेरा ख्याल है कि प्राइम मिनिस्टर इलेक्ट को मेरी एडवाइस ये होगी, द ऑनस इज ऑन यू। This seat has not been occupied very frequently in recent years. आप मजबूत तब करेंगे जब आप खुद इस सीट पे बैठते रहेंगे। जब इस पार्लियामेंट को आप हर
पॉलिसी का मंबा बनाएंगे। ये जरूर है कि आप कंसल्टेशन करेंगे अपनी पार्टी से, आप कंसल्टेशन करेंगे अपनी कैबिनेट से, लेकिन एट द डे योर पावर फ्लोज फ्रॉम दिस हाउस, एंड इफ दिस हाउस इज स्ट्रांग, you will be strong. If you give the kind of attention to what is being said by the members, ये लगेगा कि ये एक शोर है, एक दिन सा लगता है कि वहाँ जो आपको प्राइम मिनिस्टर हाउस में या सेक्रेटेरिएट में बैठे हुए टेक्नोक्रेट्स एंड ब्यूरोक्रेट्स एंड अदर्स जो एडवाइस दे रहे होंगे वो ज्यादा साइंटिफिक लॉजिकल लगेगी, लेकिन जो एडवाइस आपको इस हाउस के फ्लोर से मिलेगी वो असली एडवाइस होगी, और वो एडवाइस होगी जो कि आपके इस मुल्क के लोग सोच रहे हैं और चाह रहे हैं। ये है कि क्या इतना जामे एजेंडा जो मुंतखब अबूरी वज़ीर आज़म शाहिद खाकान अब्बासी साहब ने दिया, क्या वो हो सकता है 45 दिन के अंदर मुकम्मल? और क्या मुस्लिम लीग नून ने अपने माजी से कुछ सबक सीखा है? क्योंकि आज जो भी तकारीर हुई हैं ऐवान के अंदर, उन्होंने मुस्लिम लीग नून के ऊपर खासी तनकीद की है। मेहमानों में शामिल हैं मिफ्ता इस्माइल साहब, आप वज़ीर आज़म के एडवाइज़र रह चुके हैं, बहुत शुक्रिया हमारे इस प्रोग्राम में आने का। उनके साथ हैं सेनेटर सलीम मानवी वाला, बहुत शुक्रिया, आप एक सीनियर सियासतदान हैं, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी से आपका ताल्लुक है। और डॉक्टर यास्मीन राशिद, लास्ट बट नॉट लीस्ट, इंसाफ की तर्जुमानी कर रही हैं, लाहौर से हमें ज्वाइन कर रही हैं, और 17 सितंबर को ये मद्दे मुकाबिल होंगी शहबाज शरीफ के सामने, और कहती हैं कि उनकी जो तैयारी है वो पूरी है। सबसे पहले यास्मीन राशिद साहिबा आपकी जानिब आऊँगी, ये बताइए कि सभी ये पूछ रहे थे ईवान के अंदर कि इमरान खान साहब और जहांगीर खान तरीन आज पार्लियामेंट के अंदर मसला ये है कि मैं लाहौर में हूँ और वो इस्लामाबाद में है। काश कि मैं ये जवाब दे सकती है आपको, मुझे कोई ख़बर नहीं थी कि पार्टी की क्या पॉलिसी थी, उनका आज दोनों का जाना बन रहा था या नहीं बन रहा था। लेकिन मकसद ये है कि उन्होंने सपोर्ट ज़रूर अनाउंस की थी अपना शेख रशीद साहब की, और शेख रशीद साहब को आपको पता है जो वोट मिले हैं वो सब तहरीके इंसाफ के अलावा मेरा ख्याल है अपना वोट था उनका, और उसके अलावा आई थिंक सो इट वाज क्यू लीग जिन्होंने वोट दिए थे। जी, मगर हमने देखा कि दोनों जो थे वो नहीं आए थे और लोगों ने ये सवाल उठाया। मिफ्ता साहब कुछ मालूम हो कि क्या वजह है कि इमरान खान साहब, जहांगीर खान तरीन साहब नहीं आए? खान साहब का मेरे ख्याल से 7.5% अटेंडेंस रेट है, जो कि लोवेस्ट है किसी भी पार्लियामेंटेरियन का। तो खान साहब ने वैसे भी कभी इतनी पार्लियामेंट की तौक़ीर तो नहीं करी है, धरना हो या दूसरी चीज़ें हों, और जब धावा मारा था तो कोई इतनी सरप्राइजिंग बात नहीं थी। और शेख रशीद जैसे आदमी को वज़ीर आज़म के मनसब पे खड़ा करना भी, अपनी पार्टी में बड़े काबिल लोग हैं, आरिफ अलवी साहब हैं, शफ़क़त महमूद साहब हैं, शाह महमूद कुरैशी हैं, लेकिन शायद वो इतने आपस में कोई लड़ पड़े हैं या जो भी है कि शेख रशीद जैसे आदमी को इन्होंने खड़ा किया है, जिसने एक तकरीर करी है और उसने CPAC के बारे में बात करी, इसको कुछ भी नहीं पता है, उसने इनके बारे में बात करी, इसको कुछ नहीं पता है। तो ये तो इमरान खान की तबसरा है अबाउट पार्लियामेंट, और वो आज फिर नजर आ गया। मगर मुझे ये बताइए कि जब वज़ीर आज़म 2013 के अंदर मुंतखब हुए थे तो तब उन्होंने लिए थे 2 वोट्स, आज उन्होंने लिए हैं 221 वोट्स, तो लगभग कोई 20 वोट्स आपके कम हुए हैं। हमारे आपने भी कुछ मैथ्स की होगी, क्या वजह इसकी? हमारे जो मेंबरान हैं वो 187 हैं जी, बिल्कुल, जिसमें से एक साहब को कैंसर हो गया है, तो वो आज अमेरिका की तरफ तशरीफ ले गए हैं। एक साहब लंदन में है, एक 2 साहब एक बलोचिस्तान में है। पूरी अटेंडेंस नहीं थी, पूरी अटेंडेंस नहीं थी, बट हम शुक्रिया अदा करते हैं JUIF, शुक्रिया अदा करते हैं हम MQM का कि इन्होंने हमको वोट दिए। इनकी भी पूरी अटेंडेंस नहीं थी, MQM के तो बहुत कम लोग थे जी, 2 लोग मिसिंग थे। लेकिन हमारे ये जो आज शाहिद अब्बासी साहब ने, प्राइम मिनिस्टर साहब ने भी बात करी है, अल्हम्दुलिल्लाह जितनी बातें हो रही थी
एक एमएनए भी है वो हमको छोड़ के नहीं जा रहा, चाहे वो मर्द एमएनए हो या खातून एमएनए हो। जैसे कि आज आपको पता है कि आयशा गुलाली साहिबा इनको छोड़ के गई है, उस पर हम बाद में आएंगे। मगर सलीम मांडवीवाला साहब ये बताइए कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी से ये, बल्कि अपोजिशन से ये एक उम्मीद थी पे चौधरी बरादरान की कि आप लोग एक जॉइंट अपोजिशन के तौर पे सामने आएंगे। क्या वजह है कि आप ना आ पाए? क्या आपको शेख रशीद बिल्कुल नाकाबिल कबूल था या ये पाकिस्तान तहरीक इंसाफ सीरियस ही नहीं थी इस मामले में? नहीं, मेरा ख्याल है कि इस इलेक्शन सीरियस नहीं था। अच्छा, मुझे ये लगा है। नून लीग ने तो अपनी नहीं, नून लीग का तो नून लीग की तो गवर्नमेंट थी ना, उन्होंने तो सीरियस होना था। बट क्योंकि जिस तरीके से खाकान अब्बासी साहब का नाम अनाउंस किया गया कि ये इंटर्म प्राइम मिनिस्टर है, देखें पहले नून लीग ने ही खुद इनको कॉम्प्रोमाइज कर दिया कि बजाय ये कहने के, और वो नून लीग ये भी कह सकती थी प्राइम मिनिस्टर खाकान अब्बासी होगा और उसके बाद अगर कोई ऐसी ज़रूरत पड़ी तो हम देख सकते हैं, मगर पहले ही आपने एक अपने नॉमिनी को कॉम्प्रोमाइज़ कर दिया 45 डेज देके कि जी 45 दिन के लिए हमारा ये प्राइम मिनिस्टर आ रहा है। हालांकि इन कॉन्स्टिट्यूशन देयर इज नो सच थिंग एज इंटर्म प्राइम मिनिस्टर। ये एक नून ने एक नई ट्रेडिशन बनाई है कि एक प्राइम मिनिस्टर जा रहा है और दूसरा आ रहा है तो उसको आप इंटर्म प्राइम मिनिस्टर कह रहे हैं। तो ये ऐसी कोई चीज है नहीं। ही इज फॉर ऑल प्रैक्टिकल पर्पसेस He is the Prime Minister और he is, तो वो तो आपको क्या की जरूरत थी कहने की? मगर आपको लगता है कि कहा तो आपने, हमने थोड़ी कहा। हम नहीं कह रहे, बिल्कुल कह रहे हैं आप। निकालें जी क्लिप नवाज शरीफ साहब। आपने कहा है ये डिनाई करते हैं। नहीं, आप मेरी बात कर लें, ये बात कर लें। अब इन्होंने खुद इंटर्म प्राइम मिनिस्टर कह दिया, तो जब इन्होंने इंटर्म प्राइम मिनिस्टर कह दिया तो ऑटोमेटिकली दूसरी जमातों ने ये सोचा कि अब तो जो मेन इलेक्शन तो वो तो अभी आना है, उसके लिए आप तैयारी करें। तो एवरीबडी, द होल इलेक्शन ऑफ प्राइम मिनिस्टर बिकेम नॉन सीरियस। और ना किसी पार्टी ने एक दूसरे को फोन किया, ना उन्होंने एक दूसरे को कहा कि यार एक जॉइंट कैंडिडेट, हालांकि हुई पीपल्स पार्टी की इन कराची जिसको चेयरमैन बिलावल ने चेयर किया, उधर हमने ये चीज डिस्कस की कि जी हम पहले कंसेंसस कैंडिडेट को देखेंगे उसके बाद हम अपना कैंडिडेट, मगर उसके फौरन मीटिंग के बाद रात कोई टीवी पे चलना शुरू हो गया कि शेख रशीद साहब को इमरान खान। So you knew they were not serious. Seemed like कि nobody was serious. तो हमने कहा कि भाई जब ये ऑपोजिशन ही सीरियस नहीं है इस प्राइम मिनिस्टर के इलेक्शन के अगेंस्ट एक नॉमिनी खड़ा करने की, जॉइंट कैंडिडेट खड़ा करने की, तो यू नो एवरीबडी जस्ट नॉमिनेटेड whoever they felt is right because they knew कि ये तो अभी 45 डेज चलना है। फिर आपको लगता है कि ये 45, क्योंकि बहुत से लोग ये कह रहे थे कि 45 डेज तक तो जो इन्होंने अपना एक कॉम्प्रिहेंसिव एजेंडा दिया, आज खाकान अब्बासी साहब की स्पीच सुन के मुझे ये रियलाइज हुआ है कि ये 45 डेज नहीं चलेगा। is going to stay the whole term and there will be no other election of the prime minister. जास्मीन राशिद साहिबा, आप ये जरूर सुन रही होंगी कि शायद कोई बाई इलेक्शन ना हो, और यही बात आज प्रेस गैलरी में भी हो रही थी। इस पे हम बात करेंगे। मुझे एक छोटा सा वक्फा लेना है, फिर मैं फौरन आपकी तरफ आऊंगी। वक्फा लीजिए। वेलकम बैक नाजरीन। ब्रेक से पहले सलीम मांडवीवाला साहब ने कहा कि ऐसा लग रहा है कि शायद खाकान अब्बासी जो है वो सिर्फ 45 दिन के लिए नहीं आए, और जो इलेक्शन होने वाला है लाहौर के अंदर शायद शहबाज शरीफ साहब जो है वो पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के रुकन बनके नेशनल असेंबली में ना आए। यास्मीन साहिबा, आप इलेक्शन लड़ना है, आपको भी यही लग रहा है? दोस्तों का जो वोट दिए उनका मशकूर हूं। यास्मीन साहिबा जी, एक तो मैं जी मैं ये कहना चाह रही हूँ कि जी इलेक्शन तो होनी है, क्योंकि सीट तो खाली हुई हुई है। नवाज शरीफ साहब डिस्क्वालीफाई हो गया फॉर लाइफ टाइम, तो हल्का 120 तो खाली हो गया। अब हल्का 120 में इलेक्शन होनी, अब आया उसके ऊपर शहबाज शरीफ साहब कुछ हिम्मत करके लड़ने आ रहे हैं या नहीं आ रहे, ये उनकी मर्जी है, पर किसी ना किसी को तो लड़ना पड़ेगा ना इलेक्शन। मैं तो लड़ ही रही हूँ। नहीं, मेरा पॉइंट ये नहीं था कि इलेक्शन नहीं हो रहा पोस्ट जी, मेरा पॉइंट था कि शहबाज शरीफ साहब नहीं आएंगे इलेक्शन लड़ने। मैं मुस्लिम लीग की तरफ से कह दूं कि इंशाल्लाह इलेक्शंस तो होंगे। मेरे ख्याल से ईसीपी ने डेट्स भी अनाउंस कर दी हैं और शहबाज शरीफ साहब इलेक्शन में हिस्सा लेंगे मुस्लिम लीग की तरफ से, और इंशाल्लाह ताला मियां नवाज शरीफ की तरह पिछली मरतबा ये भी कामयाब होंगे।
मगर यास्मीन साहिबा ये बताइए कि शहबाज शरीफ साहब इसमें भी इम्प्लिकेट हो सकते हैं, जो केसेस खुल रहे हैं नैब के अंदर। फिर हमने देखा है कि मॉडल टाउन केस हो रही है, आप कहते हैं कि आप भी पसू करें, तो आप समझती हैं कि इलेक्शन होने से पहले ही ये केसेस खुल जाएंगे और उनके ऊपर सख्त इल्जामात आ जाएंगे? देखिए जी, जो हुदैबिया पेपर मिल्स का केस, रफीक इन्वेस्टमेंट बैंक का जो सारा केस था, उसके अंदर अपना शहबाज शरीफ इज अ सिग्नेटरी टू इट, और मकसद ये है कि ऑल दिस रेफरेंसेस आर गोइंग टू द नैब, उनका नाम भी आना है, ही इज नॉट आउट ऑफ इट। और फिर सबसे इम्पोर्टेंट है कि अगर नजवी साहब की जो कमीशन बनी थी उसकी अगर रिपोर्ट आ जाए JIT के सामने, तो आप खुद ब खुद देखेंगे उसके अंदर शहबाज शरीफ हैज बीन इम्प्लीकेटेड इन इट। वो जो 14 लोग कत्लो गारत किया इन लोगों ने वहाँ मॉडल टाउन में, उसके अंदर राना सनाउल्लाह और शहबाज शरीफ साहब जो हैं, देर आर पार्ट ऑफ दैट इम्प्लीकेशन। आप कभी सोच सकते हैं कि इतना बड़ा पुलिस एक्शन हो जिसमें 14 लोग को कत्ल कर दें, 100 को आप जख्मी करें, और चीफ मिनिस्टर को कुछ ना पता हो? मैं आपको बताती चली जाऊं कि जब इसकी सारा कुछ हो रहा था तो मियां महमूद और रशीद असेंबली में चीख के कह रहे थे कि कत्ल हो रहा है, जुल्म हो रहा है, कि उसके बारे में कुछ करे। तो और बाद में भोलपन देखिए शहबाज शरीफ साहब का, उन्होंने कहा मुझे तो खबर ही नहीं थी, पता ही कुछ नहीं था। जी, so these things are important and they are going to haunt them, I assure you। सब ये केसेस खुलेंगे and he will be implicated in it। It's absolutely not true. I mean, the fact of the matter is कि शहबाज शरीफ को जब पता चली थी तो उसने कहा था कि पीछे हट जाओ पुलिस वालों को, और ये बात तो रिकॉर्ड पे है, ये बात मैसेजेस हैं। तो ये कहना कि शहबाज शरीफ के साथ मैंने काम किया है, शहबाज शरीफ इज नॉट केपेबल कि मक्खी को मार दे, मतलब कोई इंसान के ऊपर गोली चलाने वाला है थोड़ी, ऑर्डर ये इस टाइप के लोग थोड़ी हैं यार, खानदानी शरीफ लोग हैं। जो रिपोर्ट थी उसको आप मंजरे आम पे क्यों नहीं लेते? देखिए मुनेज़ा, पाकिस्तान के अंदर तो हम से लेकर बहुत सारी वो जो मुशर्रफ साहब की JIT रिपोर्ट बनी थी जब जस्टिस इफ्तिखार गए थे, वो भी सामने नहीं आई थी, तो बहुत सारे मगर ये तो एक डेमोक्रेटिक हुकूमत के अंदर था ना, वो तो आप एक अलग बात कर रहे हैं। मुदुरमान कमीशन रिपोर्ट तो तब मुल्क अलहदा हो गए थे, वो एक अलग बात नहीं, मतलब मैं कह रहा हूँ कि पाकिस्तान के अंदर एक अनफॉर्चुनेट ट्रेडिशन है कि जैसे कि ट्रेडिशन ये था कि कभी भी प्राइम मिनिस्टर को टर्म खत्म नहीं करने दी। मियां नवाज शरीफ 3 मरतबा पाकिस्तान के लोगों ने उनको भेजा है, तीनों मरतबा हमने किसी न किसी वजह से उनको वापस भेज दिया, और उनको अपना पाकिस्तान के लोगों ने जो उनको काम सौंपा था वो पूरा नहीं करने दिया। और आज जो शाहिद अब्बासी जो आज एजेंडा लेके आए थे, वो 45 दिन का एजेंडा नहीं है, वो मुस्लिम लीग का एजेंडा है, वही एजेंडा नवाज शरीफ का है। क्या बात कर रहे थे वो? बोल रहे थे कि मैं मोटरवे का जाल जो नवाज शरीफ का विजन है उसको आगे लेके जाएंगे, और उस विजन के तहत हम मोटरवे का जाल। ये बताइए कि काबीना है उसके अंदर रद्द-बदल आएगा? कल काबीना के फैसला होगा मीटिंग में मियां नवाज शरीफ की, साहब शाहिद अब्बासी की और दूसरे सीनियर लीडरान की, और उसमें फैसला होगा। 19-20 का फर्क आएगा, लेकिन बहुत मेजर फर्क नहीं आएंगे। अच्छा, कल फैसला इंटीरियर मिनिस्ट्री है वो तो खाली है, तो चौधरी निसार साहब ऑलरेडी कह चुके हैं कि जी मैं तो अब हिस्सा नहीं बनना चाहता, मगर आज उनको हमने देखा कि पार्लियामेंट के अंदर वो बैठे रहे, तो उनका क्या आपके साथ मुस्तकबिल? मैं ये आपको बता सकता हूँ कि चौधरी साहब has always been with Muslim League, has always supported। उस दिन जो प्रेस कॉन्फ्रेंस चौधरी साहब की थी उसमें भी उन्होंने कहा है, मियां नवाज शरीफ की तारीफ करी, उन्होंने कहा कि अगर मियां नवाज शरीफ डिस्क्वालीफाई हुए तो वो चट्टान बन के खड़े रहेंगे, और शाहिद अब्बासी को भी परसुएड करने के अंदर काम दिया था टू टेक द प्राइम मिनिस्टर्स मनसब, और ये भी कहा है कि आई विल सपोर्ट यू, एंड चौधरी साहब विल ऑलवेज बी देयर, यू नो, बट ओहदा इज नॉट इम्पोर्टेंट, बट ही इज ऑलवेज बी देयर। नहीं, मगर वो किस आदमी की प्रेस कॉन्फ्रेंस में बात कर रहे थे? मैं मिफ्ता साहब से पूछूं, उन्होंने किसी आदमी की बात की थी, वो कौन आदमी था? उन्होंने नाम नहीं लिया उसका, उन्होंने कहा था कि जो एक मॉरली भी करप्ट है और जो उसके है उसको मैं एक्सेप्ट नहीं करूंगा। वो कौन आदमी था? वो मिफ्ता साहब आप जरा बताएं, हम सब तो गैस ही कर सकते हैं। क्लिप चलाएं ना जरा चौधरी निसार की, जरा पूछे वो कौन आदमी था। नहीं देखिए दरारे, आज वो उनसे एक सीट छोड़ के बैठे हुए थे, ऐसा ही है ना जी, एक सीट उसी रो में बैठे हुए थे। नहीं, ख्वाजा साहब की तो उन्होंने बड़ी अच्छी बात करी थी, और ख्वाजा साहब कौन था वो आदमी? ख्वाजा साहब को मतलब वो किसी ऐसे आदमी की बात कर रहे थे जो आपने उनसे पूछा ही होगा ना आफ्टर ऑल कि कैसे नाराज हैं? चौधरी साहब से मिला था, मैंने उनको सलाम करा, उन्होंने वालेकुम सलाम करा, मैंने ये बात नहीं पूछी और मैं पूछूंगा भी नहीं। और अगर आपने चाहते हैं तो आप पूछ लें। नहीं, मैं तो टीवी शो पे आप सलीम मांडवी वाला कैसे पूछ रहा हूँ कि आप PMLN से ताल्लुक इम्पोर्टेंट मेंबर है, इंशाल्लाह आपको अपने मिनिस्टर किसी का नाम ले रहा है, आपको कैसे नहीं पता कौन है? इसका मतलब आपको पता है, बताना नहीं चाहते।
नहीं, जाहिर है इनकी जो एक दरारों की जब बातें हो रही थी, आज कम से कम पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के रुकन है ये आ तो गए वोट डालने, मगर सलीम मांडवी वाला साहब आज अचकजई साहब ने भी एक बात की, आपने पता नहीं सुना हो कि ना सुना हो। उन्होंने कहा कि अब एक जंग शुरू होने वाली है गैर जमहूरी और जमहूरी कुव्वतों के दरमियान। आप लोगों ने तो बड़े अरसा गैर जमहूरी कुव्वतों के साथ लड़े हैं, क्या आप समझते हैं कि अब पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून भी गैर जमहूरी कुव्वतों के साथ? देखें, अगर आप हमारी एडवाइस सुने, प्राइम मिनिस्टर को हमने एडवाइस दी थी जिस दिन पैनामा का इशू सबसे पहले पीपल्स पार्टी ने उठाया था, और सबसे पहले इन्होंने एडवाइस दी कि आप रिजाइन करें और लेट अपॉइंट समबडी एल्स एंड लेट दिस इशू बी इन्वेस्टिगेटेड। रद्द कर दी हमारी। और हम देखें, डेमोक्रेसी में जितना पीपल्स पार्टी लड़ी है, आज तक लड़ती रही है और लड़ती रहेगी, और आज भी एक डेमोक्रेटिक चेंज के लिए पीपल्स पार्टी वहां थी, पीपल्स पार्टी ने अपना खड़ा किया रिप्रेजेंटेटिव, ऐसी बात नहीं थी। बट नवाज शरीफ साहब ने डेंजर में डाला, पार्लियामेंट को खतरे में डाला और फोर्स किया कि जी एक और पार्टी कोर्ट में जाए। टीओआर सबसे पहले पीपल्स पार्टी ने मीटिंग बुलाई, एतजाज साहब के घर में मीटिंग हुई, मैं उसका हिस्सा था। अच्छा। सारी पार्टीज उस मीटिंग में आई। टीओआर फेल किसने किए? ये कोर्ट की नौबत कौन लाया? कोर्ट की नौबत पीएमएलएन लाई। दो बातें। पीएमएलएन ने फोर्स किया कि पीटीआई या कोई और पार्टी कोर्ट में जाए। कोर्ट का रास्ता किसने दिखाया? और इवन इन आर गवर्नमेंट अगर आप देखें तो कोर्ट में कौन जाता रहा? सही बात। पीएमएल क्यों जाती रही? मैं इस पे काले कोट पहन के कौन आता रहा प्रेसिडेंसी के बाहर? इसमें मैं क्लैरिफाई कर दूं कि प्राइम मिनिस्टर साहब को जो सुप्रीम कोर्ट ने, मौजूद सुप्रीम कोर्ट ने जो डिस्क्वालीफाई किया है वो पैनामा पेपर्स के बारे में बिल्कुल नहीं किया है। सबको मालूम है। लेकिन मैं ये एक मिनट फिर रिपीट मुझे एक डिस्क्वालिफिकेशन पे रह गए, जजमेंट तो पढ़ो पूरी। मेरी बात सुनो। प्राइम मिनिस्टर साहब को इस बात पे इन्होंने डिस्क्वालीफाई किया है कि एक इम्प्यूटेड पॉसिबल सैलरी जो वो ले सकते थे, जिन्होंने नहीं ली और नहीं लेने वाले थे, वो बात कुछ मैं क्या बात कर रहा हूं? हम देखिए, हम ना टीओआर, हमने सबसे पहले प्राइम मिनिस्टर साहब ने लेटर लिखा था सुप्रीम कोर्ट को कि आप बनाइए। उन्होंने कहा कि नहीं, उन्होंने एक लेटर लिख दिया कि ये टूथलेस कमीशन हम नहीं बनाएंगे, जबकि वही लॉ था, उसके तहत ही हम लिख सकते थे। 1952 का लॉ था जब नवाज शरीफ सियासत में नहीं था, ठीक है। वो लॉ पे भी हमने कहा, उन्होंने मना कर दिया। हम थे ये इंसिस्ट कर रहे थे कि मियां नवाज शरीफ का नाम नवाज, ये आप पूछ लीजिए, एएनपी भी बैठती थी, एएनपी पूछ लीजिए कि सिर्फ ये इंसिस्ट कर रहे थे कि मियां नवाज शरीफ का नाम लिखो। हम कह रहे थे नाम उनका नहीं था, आप वो नाम ना लिखें, लेकिन टीओआरएस पे अदरवाइज ये सिर्फ पीटीआई की हददर्मी की वजह से वो नहीं। कोर्ट्स में हम कोर्ट से नहीं करते, हमने तो कोर्ट पे कंटेंशन भी नहीं किया, हमने तो मेंटेनेबिलिटी भी चैलेंज नहीं करी जो कि पीटीआई को तो मैं खुद हम तो रेडी थे। इतनी सी बात मैडम, अगर यास्मीन साहब सुन लीजिए कि हमने तो कोर्ट पे जाकर रेडी करा, लेकिन कोर्ट ने एक बड़ा जो फैसला दिया, इसकी नजीर पाकिस्तान में नहीं मिलती। ये फैसला तो बड़ा ऑकवर्ड सा है। चले उसके तो डिवाइडेड ओपिनियन है। जी डॉक्टर साहिबा, मेरा ख्याल है कि सुप्रीम कोर्ट के फैसले को बार बार जो चैलेंज कर रहे हैं, वो तो हमने पहले दिन से कहा था, इन्होंने तो हमेशा सुप्रीम कोर्ट का ना लॉ में बिलीव करते हैं ना उनके फैसलों में बिलीव करते हैं। सबसे बड़ी ये बात है कि जब नवाज शरीफ साहब से आपने कहा था कि भाई रिजाइन कर ले, पीपल पार्टी वालों ने, हमने भी यही कहा था कि रिजाइन कर लीजिए, अपनी इन्वेस्टिगेशन करवा लें। लेकिन जब आपके नसीब में बहुत सारी जिल्लत लिखी हो तो इसी तरह का काम हुआ जो आपके पिछले यानी साल सवा साल लगा, हर चीज सामने आई। मुझे उस वक्त जब डिस्क्वालिफिकेशन की बात हुई और 2 जजेस ने दिया और उन्होंने कहा जेआईटी हो रही है, तो मेरे बड़े दिल को तकलीफ हुई थी। मैंने कहा ही शुड हैव बीन डिस्क्वालिफाइड, बट लेटर ऑन आई बिलीव दैट जस्टिस इज डिवाइन। जो बातें जेआईटी में निकली हैं उनको आप लोग किस तरह डिफेंड करता है? फोर्जरी को आप डिफेंड कर रहे हैं, नहीं झूठ बोलने को आप डिफेंड कर रहे हैं। डॉक्टर साहिबा, ये सारी जो चीजें हैं, ये नैप कोर्ट, अकाउंटेबिलिटी कोर्ट में रेफरेंस चला गया। अब ये सारी चीजें जो हैं अकाउंटेबिलिटी कोर्ट में खुलेंगी। मगर मुझे एक वक्फा लेना है, वक्फे के बाद मैं आपकी जानिब आऊंगी। मगर हम आपको ये भी याद दिलाते चले जाएं कि इस प्रोग्राम से पहले एक प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई है जो पीटीआई की एमएनए आयशा ने की है, और उन्होंने कहा है कि मॉरल टर्पिट्यूड की बुनियाद पे इमरान खान साहब को 62-63 के तहत नाअहल सुप्रीम कोर्ट करार करे। और मॉरल टर्पिट्यूड का यह है कि ना ही वो सादिक हैं
नहीं है। सलीम मानवीवाला से पूछेंगे, उन्होंने बहुत बार देखा है कि किस तरह एक हिसाब हुआ है सियासतदानों का पाकिस्तान के अंदर, उसका नतीजा क्या हुआ है, जो खला पैदा हुआ है वो किसने पुर किया है, ये सब कुछ एक वक्त के बाद। वेलकम बैक नाजरीन। इस प्रोग्राम शुरू होने से कुछ ही देर पहले जो पाकिस्तान तहरीके इंसाफ की नुमाया एक MNE थी आयशा गुलाले साहिबा, उन्होंने कहा है कि वो इंसाफ को छोड़ देंगी, मगर फिलहाल अपने जो मिनिस्टर जो नेशनल असेंबली की सीट है उसे वो इस्तीफा नहीं देंगी। उन्होंने क्या क्या इल्ज़ाम लगाए हैं इमरान खान साहब के खिलाफ, आइए देखते हैं। मैं समझती हूँ कि अगर हमारे आइन को पढ़ा जाए तो उसमें अगर डिसऑनेस्ट होने पे आर्टिकल 62 और 63 का इतलाक होता है, तो आपके लीडर पे जो आपके मुल्क को लीड कर रहा है, अगर वो झूठ बोलता है, बेईमानी करता है, खाइन है, तो वो डिस्क्वालीफाई हो जाता है आर्टिकल 62 और 63 के तहत। तो उसी आर्टिकल 62 और 63 में मॉरल टर्पिट्यूड की भी बात की गई है कि आपकी मॉरलिटी, आपकी मॉरल वैल्यूज क्या होनी चाहिए। तो मैं तो सुप्रीम कोर्ट से मुतालबा करती हूं कि जो इमरान खान की नाअहली का केस चल रहा है वो इस चीज को जरूर कंसिडर करें, क्योंकि उनकी भी बेटियां हैं, उनकी भी खवातीन हैं। एक आदमी जो आपके मुल्क का वजीर आजम हो सकता है कि बने, या आपके मुल्क का लीडर बनने जा रहा है, PTI की खवातीन से पूछे कि उसका रवैया कैसा है उनके साथ, ये उसके टोल है। तो क्या ऐसे आदमी को नाअहल नहीं होना चाहिए? डॉक्टर यास्मीन साहिबा, इस प्रेस कॉन्फ्रेंस का आना ये खासी एक डैमेजिंग प्रेस कॉन्फ्रेंस थी, आपका क्या रिएक्शन है? देखिए जी, सबसे बड़ी बात है वो पूछ रही हैं कि PTI की खवातीन से पूछ लें। अल्लाह करे वो मुझे भी किसी खातून में, मुझे तो कोई बिल्कुल प्रॉब्लम नहीं रहा। इन 7 long years that I've been with the party, the chairman has been extensively respectful to us. मैंने अपने प्रेजेंस में आज तक न कभी उनको किसी से बुरी तरह बात करते हुए देखा है। हमेशा हर खातून से वो अच्छी तरह बात करते हैं। He listens to it. As a chairperson, अगर कई दफा मैं आउट ऑफ कॉन्टेक्स्ट कर देती हूँ तो मुझे भी कहते हैं कि डॉक्टर साहब इस तरह नहीं होगा और या ऐसे नहीं होना चाहिए। अदरवाइज मेरा ख्याल है मैंने आज तक ना उनको किसी खातून के एब्सेंस में किसी के ऊपर रिमार्क पास करते हुए देखा, ना कभी आज तक किसी औरत के साथ बुरी तरह बात करते हुए देखा। इट इज वेरी सैड कि 4 साल आयशा हैज बीन देयर एज एन MNA ऑन अ रिजर्व सीट ऑफ तहरीक इंसाफ। शी हैज एंजॉयड द प्रिविलेजेस ऑफ बीइंग एन MNA ऑन आवर सीट। और के अचानक मैं तो बड़ी हैरान हूं, अभी परसों के जलसे के अंदर ये मुझसे स्टेज पे मुलाकात हुई, हम दुआ हुई, तो मुझे अचानक एक दिन के अंदर इमरान खान साहब के मोरालिटी पे इतना बड़ा हमला उन्होंने क्यों कर डाला, मुझे समझ नहीं आई। अगर कोई ऐसी बात थी तो शी हैड प्लेंटी ऑफ टाइम टू से समथिंग अबाउट इट। ये क्या मतलब ये एक दिन के अंदर कुछ सामने आई है, आपका ये कहना है यकदम सामने आई है। डॉक्टर साहिबा, इस मैं आपको परसों की बात कर रही हूँ। अच्छा, ऑन द स्टेज आपको आयशा गुलाले वहां बैठी भी नजर आएंगी। मैं अगर आप उसकी रिकॉर्डिंग निकालें तो मैंने उस वक्त जब स्टेज पे आई हूं तो मैंने उनको सलाम भी किया, वो मुलाकात भी हुई, तो उस वक्त तो कोई ऐसी बात किसी के सामने नहीं आई। और हम बहुत सारी मीटिंग, I've been a member of the core committee, she's been there also। तो ये यकदम हो गई है। डॉक्टर साहब, आई गेट योर पॉइंट। इस वक्त हमें अली रजा आबदी साहब ने भी ज्वाइन कर लिया है। अली साहब, मैं आपकी जानिब आऊंगी, मगर पहले आपसे पूछना चाहूंगी सेनेटर साहब कि ये बताइए कि आज जो यकदम इनकी प्रेस कॉन्फ्रेंस सामने आई है और ये बात भी बार बार हो रही है, देखा कि 62-63 अब हर सियासतदान के ऊपर ये बात हो रही है कि उनके ऊपर लगेगी, तो आपको क्या लगता है कि ये सिस्टम सर्वाइव कर जाएगा इस आंधी से? देखें, अगर हर सियासतदान पे लगेगा और अगर इसकी ज़रूरत पेश आएगी तो सियासतदान को तैयार रहना चाहिए। देखें, अकाउंटेबिलिटी तो सियासतदान कब से फेस, तो इसमें ये कोई नई चीज़ नहीं है सियासतदान के लिए। और आई डोंट नो सियासतदान क्यों घबराए हुए हैं कि उन पर 62-63 लगेगा। शायद वो घबराए हुए जो फील करते हैं कि शायद हम इसमें डिस्क्वालीफाई हो जाए। तो अगर इट इज़ सो टू, आई फील इट
अच्छा, यू फील नो थ्रेट। और अकाउंटेबिलिटी अगर होनी है, सिर्फ हमारी ये डिमांड है कि अकाउंटेबिलिटी अगर होनी है तो अक्रॉस द बोर्ड हो, सबकी हो, एक किसी पार्टी को या किसी इंडिविजुअल को आप टारगेट ना करें और फेयर अकाउंटेबिलिटी हो। विल ऑब्जेक्ट। एक तो ये कि आयशा बीबी की बात पे मैं करता हूँ कि ये पाकिस्तान में तो इतना सेक्सुअल हरासमेंट या हरासमेंट के बारे में बातचीत नहीं होती है, लेकिन दूसरे मगरबी ममालिक में होती है, अगर अमेरिका वगैरह में, तो ये अक्सर होता है कि ख़वातीन जो होती हैं वो बड़े लंबे तवील अरसे तक हरासमेंट बर्दाश्त कर रही होती हैं, फिर अचानक वो बोलती हैं, उसके बाद ये सबसे पहला जो उनके ऊपर इल्ज़ाम लगता है वो अरसे तक बर्दाश्त क्यों किया या अचानक अब क्यों हुआ। लेकिन कभी कभी वक्त लगता है, साइकोलॉजिकली वक्त लगता है कि वो औरत जो है वो इतना कॉन्फिडेंस अपने में ले आए कि जाके ये बड़ा आसान नहीं होगा आयशा बीबी के लिए बोलना। तो आई थिंक ये देना चाहिए। आई एम नॉट सेइंग कि एवरी एक्यूजेशन जो उन्होंने कही है वो सही है, लेकिन उनकी रिजेक्ट नहीं करना चाहिए, उनकी बात को सुनना चाहिए। और ये पाकिस्तानी सोसाइटी जो है जिसमें हमारी तमाम लोग हम शामिल हैं, मैं कोई उसमें अनोखा नहीं हूँ, हमारी पार्टी कोई अनोखी नहीं है, मिसोजिनिस्ट सोसाइटी है और हमको जहाँ पे औरतों को स्पेस देनी है वहाँ पर उनका रिस्पेक्ट भी करना है। हमको तो हमारे लीडरान की यही तालीम है। साहब देखते हैं ना कि इल्जामात लगाए हैं, उनका कुछ होता भी है कि नहीं होता, रिजेक्ट हो जाते हैं। मगर अली रजा आबदी साहब ने हमें ज्वाइन किया है। आज हमने नाजरीन देखा है कि MQM जो है उसने जाके वोट डाला है पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून को। ये बहुत एक अहम डेवलपमेंट थी। अली भाई ये बताइए कि आपने जो आज मुस्लिम लीग नून को वोट डाला, जो मुंतखब वजीर आजम है, उन्होंने कहा कि कराची के मसाइल जो कि तू हैं और मैं जल्द कराची के मसाइल हल कर दूंगा, जिसके बाद तालियां जो हैं वो ईवान में बजी। तो आपको कुछ उम्मीद है कि अब कराची के मसाइल जो ये अबूरी वजीर आजम है हल कर लेंगे? जी मुनीज़े, हमने कराची का मुकदमा रखा, अर्बन सिंध का बेसिकली, जिसमें रूरल सिंध का भी एरियाज आते हैं। पिछले 9 साल की जो गवर्नेंस रही है और जो निगलेक्ट रहा है सिंध का प्रोविंस, खास तौर पे पीपल्स पार्टी की भी हुकूमत में, और इसी तरह फेडरल गवर्नमेंट ने भी बिल्कुल अपने हाथ हटा लिए थे और सारा का पार्टी पे ही प्रोविंशियल गवर्नमेंट पे डिपेंड कर रही थी। सो देयर इज रिजेंटमेंट इन दी एरिया। वहाँ पे डेवलपमेंट का फुकदान है, मेंटेनेंस का फुकदान है। मगर उम्मीद क्या लगाई हुई अली भाई आपने? क्या इस अबूरी वजीर आजम के जरिए मसाइल 4 साल से 3 साल से टंगे हुए थे, क्या वो अब हल हो जाएंगे? आई एम गेटिंग टू दैट। जी हाँ, वही। अब देखिए, अब 4 साल से टंगे हुए थे। हम कंटिन्यूसली नवाज शरीफ साहब से ग्रीवेंस रिड्रेसल कमेटी और बाकी जो इख्तियारात की बात होती थी वो प्रोविंशियल गवर्नमेंट से और फेडरल गवर्नमेंट से करते थे। फेडरल गवर्नमेंट ने अपने आप को बिल्कुल ही डिसएसोसिएट कर चुके थे प्रोविंस से। सो दिस वाज एन अपॉर्चुनिटी फॉर अस एंड इट वाज अ टाइम जिस पे हम एक बार्गेनिंग पोजीशन पे आके हम PMLN गवर्नमेंट से कुछ वादे, कुछ रजामंदी हमने ली है, जिस पे हमारी पॉलिटिकल स्पेस की बहाली वापस, बिकॉज ऑपरेशन कराची का जो हो रहा था वो फेडरल गवर्नमेंट उसको मेंटेन कर रही थी। इसी तरह हमारे जो पुलिस हैं जिनको सील कर दिया गया था वो भी मिनिस्ट्री ऑफ इंटीरियर वाज मैनेजिंग दैट, तो उसके हवाले से भी हमने बात की है। फिर बहुत सारे जो हमारे कुनान मिसिंग है 150 के, और इसी तरह एश्योरेंसेस क्या दिए गए अली भाई? एश्योरेंसेस आपको क्या दिए जाए? क्योंकि वक्त की किल्लत होती है। आई वांट टू रियली गेट टू द पॉइंट। एश्योरेंसेस क्या दिए आपको? एश्योरेंस इसमें हमने वी हैड पुट अप ऑल ऑफ दीज पॉइंट्स एंड द डेलीगेशन दैट हैड कम इन, उन्होंने हमें अश्योर किया कि जी दे विल लुक इनटू इट, दे विल स्टार्ट विद पैकेज फॉर कराची, फाइनेंशियल पैकेज जो कि मेयर ऑफ द सिटी उनको भी उसमें इन्वॉल्व किया जाएगा और कराची की डेवलपमेंट के हवाले से उसमें काम किया जाएगा, जिसमें पानी का, इंफ्रास्ट्रक्चर का, ट्रांसपोर्ट का और ये सारी चीजों पे तवज्जो दी जाएगी। ठीक है जी। एक तो ये है कि 18वीं तरमीम के बाद ख़ास तौर पर ये सूबे की जिम्मेदारी है, और लेकिन हमने K4 जो कराची के पानी की स्कीम है उसमें मियां नवाज शरीफ ने 50% देने का वादा किया और हम दे रहे हैं 50% उसके पैसे। 50% जो है वो सिंध हुकूमत दे रही है। आपने एश्योरेंसेस दिए? नहीं, मैं देखें, मुझे पता है, उन्होंने कहा कि एश्योर कराया कि लुक इनटू इट। बिल्कुल हमने कोई एश्योरेंस नहीं दी है अबाउट जो ऑफिस वगैरह की जो बात कर रहे हैं। कराची का शरीफ ने अनाउंस किया था, हम उसको इम्प्लीमेंट करेंगे, ये बिल्कुल बात तय है।
और हम ऑलरेडी देखें ग्रीन लाइन जो है फेडरल गवर्नमेंट अपने फंड से बना रही है कराची के अंदर, जबकि लाहौर में पंजाब हुकूमत ने बनाई है, पिंडी में पंजाब हुकूमत ने बनाई है, और इवन केपी में बड़ी महंगी है लेकिन वो केपी गवर्नमेंट बनवा रही है पेशावर में। कराची के अंदर पहली मरतबा किसी जगह पे किसी शहर में फेडरल गवर्नमेंट अपने, बट वी अंडरस्टैंड कि पीपल्स पार्टी हैज कंप्लीटली निगलेक्टेड कराची। कराची को बहुत निगलेक्ट करा है पीपल्स पार्टी ने 5 साल को, बल्कि पूरे दही सिंध को भी निगलेक्ट करा है। स्टेपिंग इनटू सैल्वेज कराची, जहां पे हमको जरूरत पड़ेगी कराची जैसे शहर को करना पड़ेगा। प्राइम मिनिस्टर साहब ने आज ये कहा है कि कराची जब तक ठीक नहीं होगा पाकिस्तान ठीक नहीं हो सकता, और मियां नवाज शरीफ थे कि जिन्होंने कराची के अंदर ऑपरेशन शुरू करा और कराची में अमन लेके आए। इंटीरियर मिनिस्टर, हाउ लाइक रियल इज दिस? नहीं देखें, वो ये तो इनका पॉइंट ऑफ व्यू है ना कि इट्स ओनली नवाज शरीफ। प्रोविंशियल गवर्नमेंट अगर ना चाहे तो कोई ऑपरेशन नहीं हो सकता। प्रोविंशियल गवर्नमेंट अगर सपोर्ट नहीं करे, और ऑल पार्टी सपोर्टेड कराची ऑपरेशन। ये तो इनका पॉइंट ऑफ व्यू है कि जी नवाज शरीफ साहब ने सिर्फ ऑपरेशन किया। पॉलिटिकल स्कोरिंग, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने कराची को बिलखुसूस निगलेक्ट नहीं, मैं नहीं समझता कि निगलेक्ट किया। देखें, कराची इज अ वेरी अनयूजुअल सिटी। यू कैन नॉट कंपेयर कराची टू अदर सिटीज ऑफ पाकिस्तान। जिस टाइप की, यू नो, देयर आर मोर पठान्स इन कराची देन इन केपीके। आप मुझे किसी और की एग्जांपल दे सकती हैं, किसी और प्रोविंस की? सो एवरीबडी इज इन कराची, चाहे वो तो होल कंट्री इज इन कराची। इसका मतलब इसका मतलब ये है कि दी ओनर्स कैन नॉट कहती है कि जी यू फेल्ड। उन्होंने आप आजम को, नए वजीर आजम को वोट डाल दिया और उन्होंने कुछ एश्योरेंसेस। देखिए, एमक्यूएम की तो स्ट्रेटेजी चेंज होती रहती है। अगर आप यही देख लीजिएगा, अभी देख लीजिएगा, अगर इन्होंने एमक्यूएम की चीजें जो इन्होंने कमिटमेंट किए हैं एमक्यूएम को, वो नहीं पूरे किए, तो यही एमक्यूएम इनके खिलाफ स्टेटमेंट दे देगी। ये तो एमक्यूएम का एक स्टाइल है। और अभी इंटीरियर मिनिस्टर चले गए जो उनके खिलाफ थे, सारा एक वैक्यूम है, तो प्राइम मिनिस्टर को हम सपोर्ट करते हैं और जी वो हमें इन रिटर्न जो हम चीजें कह रहे हैं वो करें। तो इट्स गिव एंड टेक वाला रिलेशनशिप है। जब वो नहीं करेंगे तो यही आप इधर ही शो पे बैठ, तो एमक्यूएम इनके खिलाफ। मैं आपकी जान पाऊंगी। मैं डॉक्टर साहिबा से भी एक सवाल करना चाहती हूँ। डॉक्टर साहिबा, हमने देखा कि आज जमात इस्लामी ने भी अपना कैंडिडेट जो है वो खड़ा किया। वो तो आपके इत्तेहादी हैं पाकिस्तान तहरीके इंसाफ के अंदर। आप शायद फिर कहें मैं लाहौर बैठी हुई हूँ, मगर जहां आप बैठी हुई हैं जी सितंबर के अंदर सबकी नजरें उस तरफ है। तो जो कारकर्दगी आपने दिखाई है, देखिए सियासत तो होती है ना जब आप मिलजुल के भी करें, जब आप एक तरीके से मिलजुल के चल सकें तो उसको भी तो सियासत कहते हैं। बट यू हैवंट बीन एबल टू गेट द नंबर्स हियर इन द सेंटर। हाउ विल यू डू इट इन पंजाब इन सच अ टफ एरिया? जी, मैं एक तो नंबर 1 एक बात जो ख़ास तौर पे मैं कहना चाहती हूँ कि जी जिस तरह उन्होंने फरमा रहे थे कि जी नून लीग वाले के नवाज शरीफ साहब ने कहा तो एक्शन हो गई। काश कि वो एक्शन जो है वो पंजाब में भी होने देते। आपको पता जब एक्शन होने लगी थी पंजाब के अंदर, तो आपको पता याद होना चाहिए कि राना सनाउल्लाह साहब ने क्या रिमार्क्स पास किए थे, शहबाज शरीफ साहब ने क्या रिमार्क पास किए थे, और नवाज शरीफ साहब ने क्या रिमार्क्स पास किए थे। उन्होंने कहा था पंजाब में कोई एक्शन नहीं होगा। तो ये बात पीपल्स पार्टी वाले बिल्कुल सही कह रहे हैं। अगर इनकी अपनी गवर्नमेंट ना चाहती तो किसी किस्म का कराची में एक्शन नहीं हो सकता था। रहा जहां तक ताल्लुक ये जो इलेक्शन आ रहा है हल्का 120 के अंदर, जो कि नवाज शरीफ का हल्का, और आप कह रही हैं बहुत बड़ा एक इलेक्शन आ रहा है, उसके लिए आप देखिए हम काफी हैं उनके साथ लड़ने के लिए। अगर आप नहीं, मगर डॉक्टर साहिबा कदा कलामी माफ, देखिए जमहूरियत का भी एक तकाजा होता है, या सियासतदान की खूबसूरती ये होती है कि वो सबको साथ लेके चले, कम से कम अपने इत्तेहादियों को तो साथ लेके चले। आज क्या वजह हुई? देखिए, मैं आपको एक बात बताऊं, मेरा ख्याल है जहां तक हमारे इत्तेहादियों का ताल्लुक है, इत्तेहाद जो है वो खैबर पख्तूनख्वा के हद तक है, बाकी जगह नहीं कहीं इत्तेहाद हुआ। इसलिए वी वर नॉट एक्सपेक्टिंग कि कोई जॉइंट कैंडिडेट खड़ा होगा। पंजाब के अंदर उन्होंने अपने कैंडिडेट्स खड़े किए। पिछले इलेक्शन के अंदर जिस इलेक्शन में नवाज शरीफ साहब के इसी हल्के से जमात इस्लामी ने अपना कैंडिडेट खड़ा किया हुआ था, हाफिज सलमान बट, उन्होंने भी 1000 वोट लिया था। पीपल पार्टी के भी थे, उन्होंने भी 2500 वोट लिए, मैं भी खड़ी थी वहां से। तो इसलिए मकसद ये है कि एवरीबडी पुट अप द कैंडिडेट्स। अब जो इलेक्शन आ रही है इंशाल्लाह हल्का 120 के अंदर, मैं आपको यकीन से कहना चाहती हूं कि दिस इज गोइंग टू बी एन इलेक्शन बिटवीन तहरीके इंसाफ एंड नून लीग, एंड आई एश्योर यू कि इस मर्तबा तहरीक
कि इंसाफ जरूर जीतेगी, वोट करेगी और बाकी भी सपोर्ट करेंगे। मिफ्ता साहब, आज आपके जो इत्तेहादी हैं उन्होंने एक बात की, अचकजई साहब ने, उन्होंने कहा कि ये किस जहां पे वजीर खारजा ही नहीं है। और अब जिस बहरान के से हम गुजर रहे हैं, आपने देखा है कि अमेरिका ने हमारी कोलिशन सपोर्ट फंड जो है वो बंद करने की बात कर रहा है, अफगानिस्तान के साथ हमारी बिगड़ती हुई नजर आ रही है, हिंदुस्तान के साथ आज जो है अब्दुल बासित साहब का फौरन से फिलफौर आप मुज़ाकराती टेबल पे आए। इस बार क्या ये अबूरी वजीर आजम एक वजीर खारजा लेके आएगा? देखिए, महमूद अचकज़ई साहब ने पता नहीं ये क्यों फरमाया था, क्योंकि सरताज अजीज साहब जो हैं वो फॉर ऑल प्रैक्टिकल पर्पसेस पाकिस्तान के वजीर खारजा हैं, वो एडवाइजर टू द प्राइम मिनिस्टर हैं। प्राइम मिनिस्टर को सेनेटर, अगर सेनेटर होते या MNA होते तो वो खुद ब खुद मिनिस्टर हो जाते। मेरी तरफ से इनको नॉमिनेट कर दें सरताज साहब जो है वो बहुत केपेबल हैं, ऑब्वियसली वेरी एक्सपीरियंस्ड। और तारिक फातमी भी पहले देख रहे थे, अब उन्होंने तो लेकिन सरताज साहब देख रहे हैं, तो ये कहना है कि वो, लेकिन मेरे ख्याल से महमूद साहब जो अचकज़ई साहब थे वो कहीं निशानदेही कुछ और कर रहे थे, लेकिन ये कहना कि फॉरेन मिनिस्टर नहीं है तो मेरे ख्याल से अब भी नहीं आएगा फॉरेन मिनिस्टर। आपका क्यों 100% अब भी भी नहीं आएगा, क्योंकि नवाज शरीफ नहीं चाहते फॉरेन मिनिस्टर हो। क्यों नहीं चाहते? बिकॉज ही वांट्स टू बी द फॉरेन मिनिस्टर। व्हाई? बिकॉज ही सेज कि फॉरेन पॉलिसी शुड बी ड्रिवन फ्रॉम सलीम साहब, who else is it driven from? He feels कि अगर कोई मैंने फॉरेन मिनिस्टर बना दिया तो he will be is the foreign minister। ठीक, सरताज अजीज is, आपको लगता है कि जो ये कैबिनेट छोटी सी है, no idea what's going on। सरताज अजीज साहब को तो बताया जाता है खुद कि जी ये फॉरेन पॉलिसी होगी, ये आपने बोलना है, या he has no पोजीशन टू से एनीथिंग। अच्छा सर, मुझे आखिरी सवाल का जवाब दे दीजिए। देखिए, बात आ गई नवाज शरीफ साहब के ऊपर, इमरान खान साहब के ऊपर 62 63, आप समझ कुछ दिनों के अंदर आपकी लीडरशिप के ऊपर भी आ सकती है? बिल्कुल है जी, हम तो देखें हमारी लीडरशिप तो तैयार है, वो कब तैयार नहीं रही? आप देखें, ही वाज द वाहिद प्रेसिडेंट हु स्टेप्ड डाउन एंड अपीयर्ड इन द नैब कोर्ट। तो ही इज, हमारी तरफ से प्रेसिडेंट जरदारी इज नॉट वरीड अबाउट एनी अकाउंटेबिलिटी। बहुत बहुत शुक्रिया सलीम मांडवीवाला साहब and राशमीन राशिद साहिबा, वी विश यू द बेस्ट ऑफ लक। 17 सितंबर को बहुत बड़ा इलेक्शन है। वी विश यू द बेस्ट ऑफ लक एंड थैंक यू ऑल फॉर जॉइनिंग अस। दैट्स ऑल फॉर टुनाइट। गुड नाइट।